नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। भयानक यात्रा और मां काली का अद्भुत मंदिर के भाग दूसरे में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि पवन सिंह और विद्या सिंह देव सिंह को लेके क्वार्टर्स की तरफ गाड़ी में जाते हैं। बीच में खाना खाने रुकते हैं। वहां पवन सिंह कुछ बातें देव सिंह को बताता है। उसके बाद खाना खाने के बाद सब लोग पुलिस क्वार्टर्स की तरफ निकल जाते हैं। विद्या सिंह सबके सोने की व्यवस्था एक हॉल में करता है। वहां थोड़ी देर बाद देव सिंह को नींद ना आने की वजह से वो सीढ़ियां चढ़ के हॉल की छत पे चला जाता है। वहां वो अपने बच्चे और पत्नी को याद करता है और थोड़ी देर बाद छत की फर्श पर ही सो जाता है। अब आगे रात को देव सिंह हॉल की छत पे जाके फर्श पे ही सो जाता है। रात का समय जैसे धीरे धीरे बीतता जा रहा है और वहां आसपास ठंड की वजह से कुत्ते भौंकने लगते हैं। कुत्तों की फौज ने जैसे ठान लिया हो कि किसी को सोने नहीं देंगे। बस वैसे ही वो लगातार भौंके जा रहे थे। कुत्तों की ये आवाज से विद्या सिंह की नींद खुल जाती है, लेकिन चरण सिंह बड़ी नींद में सोया होता है। बाहर कुत्तों को भगाने के लिए विद्या सिंह उठ के बाहर चला जाता है। हाथ में डंडा लिए वो कुत्तों को भगा ही रहा होता है, तब उसको कोई साया अंधेरे में दिखता है। पहले तो कोई इंसान की परछाई जैसा लगने के कारण वो उसके पीछे जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो साया अचानक से ही कहीं गायब हो जाता है और थोड़ी देर में ही वो कुत्तों का भौंकना भी बंद हो जाता है। ये सब देखने के बाद विद्या सिंह का शरीर कपकपाने लगता है। उसको ये समझ नहीं आया कि उसने जिसको देखा वो कौन था। विद्या सिंह ऐसी बातों को नहीं मानता था कि कोई भूत या आत्मा होती है। विद्या सिंह एक खड़तल शरीर का आदमी था जो हर किसी से भिड़ जाता था। उसने कभी अपने मन में किसी को नियंत्रण नहीं करने दिया था, लेकिन आज वो अंदर से डर गया था। उसने हिम्मत करके अंधेरे की तरफ आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन वहां से किसी की आवाज नहीं आई। जहां वो साया गायब हो गया था वो जगह एकदम सुनसान थी और वहां आसपास में कोई मकान या छिपने की जगह भी नहीं थी। तो वो साया गया कहां पर था? इतने सालों से विद्या सिंह क्वार्टर्स में ही रह रहा था और ये हाल क्वार्टर्स के कोने पे ही तो था। फिर उसने कभी रात को ये साया कभी क्यों नहीं देखा? ये सोचते उसको थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उसको पहली बार कहीं डर का एहसास हुआ था। वो दुबकते कदम से हॉल की तरफ चलने लगा, जैसे उसके पीछे कोई आ रहा हो। वो बार बार पीछे की तरफ देखता, फिर 2 कदम चलता। ऐसे करते करते वो हॉल के पास आ गया। हॉल के अंदर जाने से पहले उसने दाएं और बाएं दोनों तरफ एक बार नजर घुमा के देख लिया, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तब हॉल के अंदर चले जाने के बाद सीधा ही अपने खाट पे जाके कंबल ओढ़कर उसमें छुपके डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। उसके साथ में सोए चरण सिंह के खर्राटे भी उसको डरावनी आवाज जैसे लग रहे थे। डर के कारण उसको ये भी पता नहीं चलता है कि देव सिंह उसके खाट में नहीं है। रात के समय 3:30 को यह हादसा हुआ था। तब से लेके सुबह 5 बज गए, लेकिन विद्या सिंह सोच सोच के परेशान होते जा रहा था। वो सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहा था और कुछ देर बाद उसको नींद आ जाती है। ओए विद्या सिंह उठ! कोई उसको उठा रहा था और उसकी आंखें सामने वाले को सही तरीके से देख भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद आंखें खुली, तब उसके सामने चरण सिंह खड़ा था और वो कुछ बोल रहा था, लेकिन विद्या सिंह अभी भी नींद में था। पूरी रात नींद ना आने की वजह से उसकी आंखें भी खुल नहीं रही थी। तब चरण सिंह ने एक जोरदार से धक्का लगा के विद्या सिंह को खाट से उठाया। तब विद्या सिंह डर जाता है। उसके रात का पूरा घटनाक्रम अचानक से याद आ जाता है। वो कुछ बोलने जाता है, उससे पहले चरण सिंह उसको चिल्ला के बोलता है, देव सिंह अपने खाट में नहीं है विद्या सिंह। ये सुन के विद्या सिंह चिल्ला उठता है, क्या देव सिंह अपने खाट में नहीं है? और वो फिर देव सिंह के खाट की तरफ देखता है। उसका खाट खाली पड़ा था और खाली खाट को देख के देव सिंह की चिंता
चरण सिंह और विद्या सिंह के मुंह पे साफ साफ दिखी जा सकती थी। कब से नहीं है? विद्या सिंह ने पूछा। मैं 10 मिनट से उठा हूं और तुझको उठाने की कोशिश कर रहा हूं, तब से मैंने उसको नहीं देखा। दोनों तुरंत उठ के हॉल के बाहर की तरफ दौड़ के जाते हैं। हॉल के आसपास दोनों देव सिंह को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। उनको लगता है कि शायद देव सिंह उठ के स्नान या शौच क्रिया करने गया होगा, लेकिन उसको सब जगह ढूंढने के बाद भी उनको देव सिंह का पता नहीं मिलता। तब वो जोरावर को फोन लगा के बुला देते हैं। जोरावर गाड़ी लेके हॉल पे आ जाता है। जोरावर भी देव सिंह को ढूंढने में दोनों की मदद करता है। जोरावर उसको ढूंढते ढूंढते हॉल में आ जाता है और देव सिंह के खाट पे जाके बैठ जाता है। वो कुछ सोच रहा होता है, तभी एक कपड़ा हवा की वजह से सीढ़ियों से नीचे की तरफ गिरता है। वो कपड़ा देव सिंह का गमछा होता है, जो रात को हवा की वजह से देव सिंह के गले से निकलकर सीढ़ियों पे फंस गया होगा। तभी जोरावर जोर से चिल्लाता है, ये गमछा तो देव सिंह का है। उसकी आवाज सुन के विद्या सिंह और चरण सिंह दोनों एक साथ हॉल में आ जाते हैं। जोरावर सिंह सीढ़ियों से गिरे हुए गमछे की तरफ इशारा कर रहा होता है। दोनों सीढ़ियों के पास जाकर गमछे को उठाते हैं और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ देखते हैं। इतनी जल्दी जल्दी में वो लोग ये भूल गए थे कि हॉल की सीढ़ियां भी हैं। तीनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए और वहां का नजारा देख के चौंक गए। वहां प्रेम सिंह अभी भी सोया हुआ था और उसके आसपास 5 काली बिल्लियों के शव खून से लथपथ देव सिंह के इर्द गिर्द पड़े थे। बिल्लियों का खून चारों तरफ से देव सिंह के कपड़ों को लाल कर रहा था, परंतु देव सिंह की नींद जैसे कुंभकर्ण की नींद थी। वहां का नजारा देख तीनों लोग एक दूसरे के नजदीक खड़े हो गए और सोचने लगे कि देव सिंह को कैसे उठाएं। फिर मन को शांत करते हुए चरण सिंह ने देव सिंह को आवाज लगाई, देव सिंह उठो। अरे ओ देव सिंह, भाई उठ जाओ। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश हो गई थी। चरण सिंह की भारी आवाज को सुन के आसपास का माहौल थोड़ा सा गंभीर हो गया। देव सिंह भी उसकी आवाज सुन के नींद से जग गया। उठते ही उसने महसूस करा कि उसके कपड़े गीले हो गए। तब उसने आसपास देखा और जैसे ही उसकी नजर बिल्लियों के शवों पे पड़ी, वो हक्का बक्का सा रह गया। उसका गला सूख सा गया। वो बोलना चाह रहा था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी और उसकी गर्दन भी शवों की तरफ टिकी हुई थी। ऐसे लग रहा था कि किसी ने उसकी गर्दन को पकड़ के रखा हो। देव सिंह अपनी जगह से उठना चाह रहा था, लेकिन वो फर्श पे जैसे चिपक सा गया था। उसने एक गहरी सी सांस ली और वहां से उठने की कोशिश करने लगा। वो देखकर जोरावर सिंह उसको उठाने उसके पास आया और सहारा देके उसको वहां से उठाया। अब रात का मंजर जो था वो विद्या सिंह के लिए तो डरावना था ही, लेकिन अभी जो हुआ था वो उन सब के लिए ज्यादा डरावना था। विद्या सिंह अब ये सोच रहा था कि क्या देव सिंह के पास पड़े शव को वही साये ने मार के देव सिंह के पास फेंका था। दूसरी तरफ चरण सिंह ये सोच रहा था कि एक साथ 5 बिल्लियां देव सिंह के पास किसने मार के फेंकी होंगी। बिल्लियों का खून भी ताजा था, मतलब उन सबको लगभग 1 या 2 घंटे के अंदर मारकर यहां फेंका गया था। एक रात में इतना सब कुछ बन चुका था जो सबके लिए अनपेक्षित था। जहां इतने समय से चरण सिंह और विद्या सिंह अपने परिवार के साथ सालों से क्वार्टर्स में रह रहे थे, लेकिन ऐसे हादसे उन्होंने कभी नहीं देखे थे। ये हॉल के आसपास लोग दिन में रहते जरूर थे, लेकिन हॉल क्वार्टर्स से 200 मीटर की दूरी पर था और वहां बिजली नहीं थी, इसलिए अंधेरे के कारण कोई यहां आता नहीं था। एक बनाते 13 टूट रहे, ऐसी स्थिति इन सबके साथ ही हो रही थी। और पवन सिंह तो ये सब बातों से भी अनजान था, अभी उसको इन बातों का पता ही नहीं था। अब देव सिंह के
अपने आसपास पड़े शवों को देखकर डर सा जाता है और उसको जोरावर सिंह उठने में मदद करता है। सुबह के 5 बज रहे होंगे और वो चारों लोग छत पे पड़ी 5 बिल्लियों को देख रहे होते हैं। ठंड के मौसम में भी चारों के शरीर से पसीना छूट रहा था। देव सिंह का लकड़ी जैसा बदन तो जैसे और ज्यादा सिकुड़ सा गया। अब चरण सिंह ने देव सिंह से पूछा, तुम यहां कब आए और यहां क्या कर रहे थे? देव सिंह बोला, साहब रात को ही हाल में नींद नहीं आ रही थी तो सोचा छत पे जाके टहल लेता और यहां आके बैठ गया था। पता नहीं कब मेरी आंखें बंद होने लगी थी और मैं यही फर्श पे सो गया था। चरण सिंह बोला, तो ये बिल्लियां कहां से आई? देव सिंह बोला, मुझे नहीं पता साहब। बिल्लियों का खून अभी भी देव सिंह के उठने के बाद भी बह रहा था और वो खून एक नदी की तरह साथ में मिलके छत की ओर से उस तरफ आ रहा था जहां सब खड़े थे। पूरा फर्श अब खून से भर चुका था और आसपास के कीटक और मक्खियां शवों पे मंडरा रहे थे। थोड़ी देर बाद जहां शव पड़े थे वहां का खून लाल रंग से बदल के काले रंग का होने लगा और धीरे धीरे पूरा छत का खून काले रंग का हो गया था। ये नजारा देख के सबको आश्चर्य हुआ और थोड़ा सा डर भी लगा। विद्या सिंह को रात का वो पल याद आया और उसने यही समय सबको बताना सही समझा। वो बोलने गया, तभी चरण सिंह ने गहरी सांस लेके बोला, ये सिर्फ बिल्लियां ही हैं, वो भी मरी हुई। बिल्लियों के सिर्फ मुंह से खून निकल रहा था, इसलिए चरण सिंह ने बोला कि कुछ जहरीला खाना खा लिया होगा, जिसकी वजह से उन सब की मौत एक साथ हो गई है। लेकिन चरण सिंह को और सबको अंदर ही अंदर पता था कि माजरा क्या है। लेकिन माहौल ठीक करने के लिए चरण सिंह ने एक तर्क बता दिया। दूसरी तरफ विद्या सिंह सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाने लगा और उसका पैर फिसला और वो वहां से सीधा नीचे की तरफ गिरने लगा। ये देख के पीछे से पीछे चरण सिंह और सभी एक साथ उसको बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन तब तक विद्या सिंह फिसल के नीचे की तरफ गिर चुका था। टूटी और छोटी सीढ़ियों की वजह से विद्या सिंह को पैरों में चोट लग गई थी। साथ साथ गिरने के कारण वो डरा हुआ भी था। सब लोग उसके नजदीक जाके उसको उठाया और उसको जोरावर सिंह ने पानी दिया। पानी पीते पीते उसके हाथ कांप रहे थे और उसके मुंह से पिया हुआ पानी भी जमीन पे गिर रहा था। क्या हुआ विद्या सिंह? चरण सिंह ने उसको हिलाते हुए पूछा। विद्या सिंह ने डरी हुई आवाज में बोला, मैंने रात में भी किसी को देखा था जो अंधेरे में कहीं गायब हो गया था। चरण सिंह ने उसको पूछा, कहाँ देखा? तब विद्या सिंह ने रात का पूरा मंजर सबको सुनाया। थोड़ी देर तो सब चुप रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद चरण सिंह ने एक बड़ी सी आवाज में सबको बोला, अब शायद हमें यहां से निकलना चाहिए और ये सब बात हमें पवन सिंह साहब को बतानी चाहिए। विद्या सिंह के पैरों में चोट लगी हुई थी, उसी कारण जोरावर सिंह उसको कंधा देके चलने में सहायता कर रहा था और देव सिंह पीछे पीछे जैसे एक गुलाम की तरह आ रहा था। हॉल के बाहर निकलते ही विद्या सिंह ने फिर से हॉल को घूर कर देखा और फिर नजर नीची करके चल दिया। जोरावर ने गाड़ी को हॉल से थोड़ी दूर बाहर की तरफ रखा था। चरण सिंह ने जोरावर सिंह को गाड़ी हॉल के पास ले आने को बोला। तब जोरावर सिंह विद्या सिंह को एक नीचे रखे बड़े से पत्थर पे बिठा के गाड़ी लेने चला जाता है। चरण सिंह के दिमाग में विचार बिजलियों की भांति यहां वहां घूम रहे थे और उसके हाथ एक दूसरे का जैसे गला दबा रहे थे, उतने जोरों से पकड़े हुए थे। कुछ देर में जोरावर सिंह गाड़ी लेके आ जाता है और सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। विद्या सिंह थोड़ा दर्द से कराह रहा था। तब चरण सिंह जोरावर सिंह को गाड़ी को सरकारी अस्पताल की तरफ ले जाने को कहता है। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता टूटे हुए रास्तों पे चल रही होती है। तब चरण सिंह थोड़े दूर एक चाय की टपरी देखता है। सुबह से हुई घटनाएं
उसके दिमाग को जैसे प्रेशर कुकर की तरह गर्म कर रही थी और उसका सिर फटा जा रहा था। उसने विद्या सिंह को बोला, हम थोड़ी देर चाय पीने रुक सकते हैं क्या? सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, ऊपर से सिर दुख रहा है। विद्या सिंह ने दर्द भरी आवाज में कहा, हाँ मुझे भी सिर दुख रहा है, चाय पीने से शायद ठीक सा हो जाए। चरण सिंह ने जोरावर सिंह को इशारा किया और गाड़ी टपरी की तरफ मोड़ दी। पुलिस अफसरों को देखकर टपरी का मालिक तुरंत दौड़कर गाड़ी के पास आ गया। अरे साहब आइए, टपरी वाले ने बोला। उसने विद्या सिंह को देखा। उसको चोट की वजह से नीचे उतरने में परेशानी हो रही थी। एक तरफ से जोरावर सिंह और दूसरी तरफ से चरण सिंह ने विद्या सिंह को पकड़ के गाड़ी से नीचे उतारा। राजू साहब के लिए 4 कुर्सी साफ करके लगाओ, टपरी वाले ने अपने बेटे को आवाज लगाई और वो धीरे से चरण सिंह के पास आके बोला, साहब क्या हुआ है? ये साहब को सीढ़ियों से गिर गया है। चरण सिंह ने बोला, क्या तुम्हारे पास ये दर्द कम करके के लिए कोई दवाई होगी? उसने ना में सिर हिलाया, फिर बोला, लेकिन साहब आप कहो तो मैं घाव को पट्टी से बांध देता हूं, जब तक आप अस्पताल ना पहुंच जाओ तब तक। विद्या सिंह ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और बोला, हाँ ये सही रहेगा, जल्दी से पट्टी लगा दो। टपरी वाले ने अपने बेटे को आवाज दी, राजू जल्दी से साहब लोगों के लिए चाय बनाए एकदम कड़क, तब तक मैं साहब की पट्टी कर देता हूं। उसने गांव को साफ किया। फिर वो फटाफट से अपनी दुकान से हल्दी लेके आया और उसको तवे पे गर्म करके विद्या सिंह के घाव पर लगाने लगा। सारे घाव पर हल्दी का लेप लगाने के बाद वहां से उठकर अंदर गया और एक बड़ा सा कॉटन का कपड़ा लेके आया, एकदम साफ और नया कपड़ा। उसने चाकू से काटा और जहां जहां घाव हो रहे थे वहां बांध दिया। फिर थोड़ा सा गुड़ और हल्दी का लड्डू बनाकर विद्या सिंह को खिला दिया और बोला, साहब अब आप निश्चित रहिए, घाव पे हल्दी का लेप लगाने से वो अब बढ़ेगा नहीं और खून भी नहीं आएगा। विद्या सिंह ने बोला, मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। चरण सिंह और बाकी लोगों ने उसका धन्यवाद किया, जबकि विद्या सिंह का मन उसकी सेवा देख के सोचने लगा कि इसके उपकार का बदला वो कैसे चुकाएगा। थोड़ी देर में राजू चाय लेके आ गया और सबको चाय देके चला गया। चाय नाश्ता करके सब गाड़ी में बैठ गए और चरण सिंह टपरी वाले को पैसे देके वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर बाद जब वापस आया तब जोरावर सिंह ने गाड़ी चालू करके टपरी वाले को दूसरी बार शुक्रिया किया, फिर वहां से निकल गए। टपरी का मालिक जब उनको जाते देख रहा था तब अचानक से उसको गाड़ी के पीछे कुछ दिखा और वो उनको बुलाने के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन तब तक गाड़ी बहुत दूर जा चुकी थी। अब गाड़ी तो निकल चुकी थी, लेकिन टपरी वाले ने जो देखा था तो टपरी का जो मालिक था दिवाकर, उसको कुछ बुरा होने की आशंका हो जाती है। वो टपरी के अंदर वापस आ जाता है। दिवाकर को ऐसे चिंतित देख के राजू ने उससे पूछा, क्या हुआ बाबूजी? दिवाकर पानी का गिलास में से पानी फटाफट गले के नीचे उतार रहा था। फिर एक गिलास पानी और पी के वही कुर्सी पे बैठ जाता है। फिर बोलता है, शायद पुरानी आत्माएं लौट आई हैं, अब कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन उनको तो बंद कर दिया गया था। फिर कैसे वो बाहर आ गए? राजू कहता है, कौन सी आत्मा? पुराने डहले की आत्मा, जो बहुत ही खतरनाक है, और वो आत्मा ने सालों पहले बहुत ही कोहराम मचाया था। दिवाकर ने कहा, ऐसा तो क्या हुआ था बाबूजी जिससे आप इतना डर रहे हैं? राजू ने पूछा। बहुत कुछ, जिसने कई परिवार बर्बाद कर दिए थे। अब वही मंजर वापस आएगा। बस्ती का हर बंदा इस कोहराम को जानता है। कई लोगों की मौत तो इसके खौफ से ही हो गई थी और कई लोग बस्ती छोड़कर चले गए थे। कई तांत्रिक, कई मौलाना, कई अघोरियों की इनमें जान चली गई है। वो किसी को नहीं छोड़ते और अब कहां से कैसे वापस लौट रहे हैं नहीं पता बाबूजी, लेकिन कौन नहीं छोड़ते किसी को? राजू ने डर से बोला। अब देव सिंह की टपरी पे रुके हुए बर्मन के दोस्तों की तरफ इतनी बात बोले देव सिंह रुक जाता है और फिर हाथ में चाय का बर्तन उठाए
जूली की तरफ देखता है और बोलता है, आपका दोस्त क्या करता था? क्या नाम है आपके दोस्त का? जूली बोले, उससे पहले सतीश बोल देता है, चाचा उसका नाम बर्मन है और वो हमारे ग्रुप का सबसे अमीर और मजाकिया लड़का है। यही लड़का था जो वहां पे गायब हो गया था। उसके पापा लैंडलॉर्ड हैं। उनकी भारत के अलावा देश विदेशों में बहुत प्रॉपर्टी है। बर्मन उनका एक लौता बेटा है। ये सब जब सतीश बोल रहा था तब विवान उसको कोहनी मार के चुप रहने को बोल रहा था, लेकिन बर्मन के गायब हो जाने के डर में सतीश ने एक सांस में सब बक दिया और थोड़ी देर बाद उसको एहसास हुआ कि उसने डर के कारण बर्मन के बारे में सब कुछ देव सिंह को बता दिया। हितेश ने तभी सभी को वहां से पास में रखे प्याऊ के पास ले जाके बोला, अब हमें किसी और से बात ना करके पुलिस को बर्मन के बारे में बताना चाहिए। डिंपल बोली, लेकिन हम बीन बात का पुलिस के चक्करों में फंस जाएंगे हितेश, और थोड़ी देर यहीं बैठ के उसका इंतजार कर लेते हैं ना। उसकी बात सबको सही लगी, लेकिन हितेश को नहीं। लेकिन सबको डिंपल की बात पे सहमत होते हुए देख उसने भी हामी भर दी। वो लोग वहीं पे थोड़ी देर बैठ गए, लेकिन हितेश से अब इंतजार नहीं हो रहा था। वो वहां से उठा और बोला, आप लोग यहाँ इंतजार करिए, मैं उसको किले के सुरक्षा कर्मी से यहाँ कोई अधिकारियों से बात करके आता हूं। लेकिन कहां बैठे लोग अब किसी को अकेला कहीं जाने देने को तैयार नहीं थे। बर्मन गायब था और हितेश कहीं यहां वहां चला गया तो समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सोच के थोड़ी देर बाद सबने तय किया कि सब एक साथ किले की तरफ जाएंगे। प्याऊ से सबने थोड़ा पानी पिया और वो सब लोग वहां से किले की तरफ जाने को हुए। तभी देव सिंह की आवाज सुनाई दी, कोई फायदा नहीं होगा, अब आपका दोस्त वापस कभी नहीं आएगा। वहां जो भी जाता है उसके लिए वापस आने के दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। देव सिंह की बातों ने सबको और ज्यादा डरा दिया, लेकिन हितेश बोला, इनकी बातों पे ध्यान मत दो, हमें किले में अब पूछताछ करनी पड़ेगी। सब लोग किले की तरफ जा रहे थे, लेकिन नजर देव सिंह की टपरी की तरफ थी और उनके कानों में उसकी ही आवाज वापस गूंज रही थी। सबको अब ये डर था कि बर्मन वापस आएगा कि नहीं। हितेश किले के पास लगी टिकट बारी पे जाके पूछता है कि किले में सब बाहर आ चुके हैं। तब अंदर बैठे विकलांग आदमी ने बोला, हाँ, 5 बजे तक पूरा किला खाली करना होता है, तो 4:30 बजे तक सबको किले से बाहर निकाल देते हैं और यहाँ का स्टाफ 6 बजे से पहले किले से अपना काम खत्म करके निकल जाते हैं। लेकिन हुआ क्या है, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? उसके साथ में बैठे टोपी वाले चाचा ने पूछा। हाँ, हमारा दोस्त वॉशरूम गया था, लेकिन पता नहीं वो अभी तक लौटा नहीं है, उसका फोन भी बंद बता रहा है। जूली ने कहा, आपको पता है कि किला भूतिया है और यहां देर तक रुकना वर्जित है और अकेले घूमना भी, चाचा ने बोला। चाचा की बात सुनकर सब लोग मौन खड़े हैं। किसी के पास उसका जवाब नहीं था। चाचा ने उनको बोला कि हो सके तो कल सुबह थाने में जाके बर्मन के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दें। हितेश ने उनसे पूछा, और कोई रास्ता नहीं है क्या? चाचा ने हितेश को पूछा, अगर कोई रास्ता होता तो हम 6 बजे किला खाली करना पड़ता क्या? चाचा ने एक सवाल ने हितेश को सारे जवाब दे दिए। टिकट बारी से निराश होकर वहां से सब जाने लगे। किसी की आंखों में आंसू थे तो कोई डर से कांप रहा था। ग्रुप की शान और मजाकिया लड़का अचानक से उनके बीच से कहां गायब हो गया, पता ही नहीं चला। बर्मन पैसे से अमीर था, वैसे ही दोस्तों के लिए भी दिल से अमीर था। उसका ऐसे कहीं गायब हो जाना सबको कांटे की तरह चुभ रहा था। वहां से चलते चलते वो देव सिंह की टपरी के आगे से निकलते हैं। तब देव सिंह अपनी टपरी को बंद कर रहा होता है। देव सिंह की नजर उन सब पे चली जाती है और फिर एक बार वो सबसे बोलता है,
आपका दोस्त शायद ही वापस लौटेगा। ये सुनकर हितेश को गुस्सा आ जाता है। वो आव ना देखता ताव ना देखता, वो सीधा देव सिंह की तरफ धंस जाता है। लेकिन डिंपल पीछे से दौड़ के उसको पकड़ लेती है। डिंपल उसको बिठाकर कहती है, हितेश शांत हो जाओ। देव सिंह जो कह रहा है वही तो टिकट वाले चाचा ने भी तो कहा। अभी रात हो गई है, कल सुबह हम थाना जाके रिपोर्ट लिखवा देंगे। तब तक हम कहीं रहने की व्यवस्था करते हैं। सबका मूड एकदम सा खराब हो चुका था। तभी वहां किसी ने बोला, यहां से जल्दी गांव की तरफ चले जाओ, यहां रात को रुकना मना है। आप लोग यात्री हैं तो कहीं पथिक आश्रम में रहने की व्यवस्था कर लें। यह आवाज वहां के पहरेदार की थी। सब लोग गांव की तरफ चले जाते हैं। थोड़े दूर वहां एक पुरानी टैक्सी खड़ी थी। उसका ड्राइवर बस गाड़ी को चालू करके निकलने ही वाला होता है, तब जूली आवाज लगाती है, भैया सवारी लोगे क्या? जूली की आवाज सुन के टैक्सी वाला कच्चे रास्ते के उस तरफ से कहता है, हाँ कहाँ जाना है? सब टैक्सी के पास चले जाते हैं। तब विवान टैक्सी वाले से कहता है, यहाँ कहीं रहने की जगह मिल जाएगी क्या? टैक्सी वाले ने बोला, रात का समय है भाई साहब, गांव में अभी तक सब लॉज और गेस्ट हाउस बंद हो चुके होंगे। अगर आपको रहना है तो एक छोटा सा खोली है हमारा, चाहो तो आप सब वहीं रह सकते हैं। ड्राइवर की बात सुन के सब एक दूसरे के सामने देखने लग गए। अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपने भारी बैग को गाड़ी के ऊपर रख दिया और गाड़ी में बैठ गए। अब देखना यह है कि बर्मन को ढूंढ पाएंगे उसके दोस्त या नहीं। बर्मन कहां गायब हो गया? क्या देव सिंह कह रहा था वो सच होगा? बर्मन कभी लौटेगा या नहीं? जल्दी मिलते हैं आपसे भयानक यात्रा और मां काली के अद्भुत मंदिर के भाग 3 में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।